हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। टाइम एंड टेंस के लेक्चर 4 में मैंने कुछ चर्चा की थी एक्शनल और नॉन एक्शनल वर्ब्स की, जिसमें हमने कुछ लिस्ट नॉन एक्शनल वर्ब्स के दिए थे और मैंने कहा था कि इनमें से कुछ वर्ब्स को हम एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे। ये वर्ब्स किस तरह से सिंपल टेंस या परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ वर्ब्स इनमें ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, लेकिन इनका जो मूल अर्थ है उससे थोड़ा अलग अर्थ होने पर। तो जैसे शब्दों को लेकर हम बढ़ रहे हैं, तो एक शब्द हमने दिया था कि हियर, और हियर का अर्थ हमने कहा था कि सुनना। ठीक है, तो यहां हियर से हमारा तात्पर्य है, ध्यान रखिएगा कि जब यह हमारे नेचुरल एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, नेचुरल एबिलिटी से हमारा तात्पर्य होता है कि एक्सपीरियंस थ्रू द ईयर्स, कानों से अनुभव करना। तो आप चाहे न चाहें, आप जहां पे हैं वहां पे किसी भी तरह की आवाज होती है तो आपको नेचुरल तरीके से सुनाई पड़ती है और आप महसूस करते हैं कि यहां कोई शोरगुल हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई हल्ला कर रहा है ना, तो आपको सुनाई पड़ने लगती है, क्योंकि हमारी नेचुरल एबिलिटी है। तो इस स्थिति में इसका हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, लेकिन लास्ट की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं से इन सबों पर आधारित क्वेश्चंस दिए जाते रहे हैं, और यहां ध्यान रखिएगा कि चूंकि इतनी दूरी तक टेंस में स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और लोग इतनी बातों को, मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कुछ लोग बता भी रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि 99% लोग इन सब तरह की चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं। और यही कारण है कि टेंस पर आधारित इन सब वर्ब से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम्स दे दिए जाते हैं तो इक्के दुक्के स्टूडेंट्स जिनको क्लियर आइडिया है उन्हीं से ये प्रॉब्लम बनता है, अन्यथा जनरल स्टूडेंट्स इस तरह के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं और उनको करेक्ट नजर आता है, जबकि एक्चुअली वो इनकरेक्ट हुआ करता है। जैसे एक आध एग्जांपल हम ले रहे हैं, यदि हम कहें कि आई एम हियरिंग सम नॉइज हियर, और समझिए इसको कि मैं यहां कुछ शोरगुल सुन रहा हूं। ऐसी हिंदी हम लोग लिखते भी हैं, वो व्यवहार में सब हिंदी भी चलती है। ठीक है, कि आई एम हियरिंग सम नॉइज हियर, यहां कुछ मैं शोरगुल सुन रहा हूं। अब हम नोटिस करें तो आपकी ये नेचुरल एबिलिटी है, जिस जगह पे है उस जगह पे यदि शोरगुल हो रहा है तो आप नेचुरल तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां एम हियरिंग नहीं होगा, यहां सीधे कहना पड़ेगा कि आई हियर सम नॉइज हियर, मैं यहां कुछ शोरगुल सुनता हूं, है ना। तो ये इसका प्रयोग आपका चलेगा, न कि आई एम हियरिंग। लेकिन देखिएगा कि हियर का एक प्रयोग लीगल टर्म के रूप में भी होता है, कानून शब्द के रूप में भी होता है, खास करके किसी केस की सुनवाई करना, है ना, किसी मुकदमे की सुनवाई करना। तो यहां अर्थ ये लिए होता है सुनवाई करना। अब स्वाभाविक है कि कोई भी जज किसी मुकदमे की सुनवाई यदि करते हैं तो इसका मतलब है कि उनका उसमें अटेंशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो हियर शब्द का इस्तेमाल होता है यहां इंप्लाइड हो जाता है हमारा अटेंशन, आपका ध्यान केंद्रित होता है ना। जज साहब ध्यान केंद्रित करके सुनते हैं कि सामने वाला आदमी क्या कर रहा है या कोई एडवोकेट क्या कर रहा है। तो इस स्थिति में यदि हियर का प्रयोग है तो आप इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग बिल्कुल करते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो यदि हम कहें कि द जज इज हियरिंग आवर केस टुडे, हियरिंग आवर केस टुडे, तो ऐसे बोलचाल में इसको भी हम लोगों ने बना दिया है केस सुनना, ये सामान्य प्रयोग अपने यहां हो रहा है कि केस आज सुनेंगे तो केस आज सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि केस सुन रहे हैं
ये सब फिर बोलचाल की हिंदी बनी हुई है। अन्यथा यहां इसका निहित अर्थ ये होता है कि जज आज हमारे केस की सुनवाई कर रहे हैं, है ना, तो ये इसका निहित अर्थ होता है। और ऐसी परिस्थिति में ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल सही है। उसी तरह से हम समझने की कोशिश करें सी का मतलब होता है देखना, अर्थात एक्सपीरियंस थ्रू द आइज। अब हमारी आंखें यदि बिल्कुल सही हैं और किसी जगह पे आप खड़े हैं, कोई आपके सामने से आता जाता है, गुजरता है ना, कोई कार्य होता है तो आपको दिखाई पड़ता है, तो ये हमारी नेचुरल एबिलिटी होगी, ठीक है। तो जब नेचुरल एबिलिटी के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं। अतः यदि हम कहें कि आई वॉज सीइंग हिम क्रॉसिंग द रोड, मैं उसे सड़क पार करते देख रहा था। अब ऐसी हिंदी आप यदि बनाते हैं और उसके आधार पर इसकी इंग्लिश आप बनाते हैं कि आई वॉज सीइंग हिम क्रॉसिंग द रोड, तो ध्यान रखिएगा यहां पर स्थिति क्या हो गई कि कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, आपकी निगाह उस तरफ जाती है और वह व्यक्ति दिखाई पड़ जाता है। इसका मतलब इसके लिए आपने कोई प्रयास किया नहीं था, है ना, आपकी निगाह उस तरफ गई, आपकी नजरें उस तरफ गई और कोई व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था वो दिखाई पड़ गया, तो हमारी नेचुरल एबिलिटी के कारण हुआ, ठीक है। तो फिर यहां आपसे ध्यान रखिएगा, उम्मीद करेगा कि नहीं आई वॉज सीइंग नहीं, सीधे कहा जाएगा आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। उसी तरह से यदि हम कहें कि मैं चांद देख रहा हूं, कहने का मतलब है कि मेरी आंखों में इतनी क्षमता है, इतनी एबिलिटी है कि यदि आकाश की तरफ मैं देखूं और चांद यदि क्षितिज पर कहीं भी है तो वो हमको दिखाई पड़ती है, आकाश में कहीं भी चांद है तो हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में यदि हम कहते हैं कि आई एम सीइंग द मून, तो ध्यान रखिएगा ये प्रयोग हमारा गलत हो जाता है। यहां या तो एम सीइंग को हम सीधे कहें कि आई सी द मून, मैं चांद देखता हूं, अर्थात मेरी चांद आंखों में इतनी क्षमता अभी है। लेकिन इसको और बेहतर ढंग से यदि हम सेंटेंस को लेकर चलना चाहेंगे तो अक्सर हम लोग यहां कैन का प्रयोग करके इसको कहते हैं कि आई कैन सी द मून, मैं चांद देख सकता हूं, है ना। तो कैन का प्रयोग यहां आपकी क्षमता के लिए अलग से इस्तेमाल हो जाता है कि मैं देख सकता हूं। तो इस तरह से सी का प्रयोग भी हम नेचुरल एबिलिटी के लिए जब करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका नहीं बनता है, अर्थात जो हमारे प्राकृतिक गुण हैं आंखों के देखने की, उस स्थिति में इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सी का एक अर्थ मीट भी होता है, मिलना, और जब मिलना इसका अर्थ होता है इसका मतलब इसमें फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है ना। इस स्थिति में इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बिल्कुल बनाते हैं। और यदि हम कहना चाहें कि आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये चीज हम आपको बताए हुए हैं कि नियर फ्यूचर के किसी फिक्स प्रोग्राम के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, और खास करके वह हमारा फिक्स्ड प्रोग्राम जो है, अब नोटेशन करें तो सीएम से मिलने का है, इसका मतलब अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, ठीक है ना। मैं कल मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं, ये इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। अर्थात इस सीन का अर्थ क्या है यहां, मीटिंग। तो ऐसी स्थिति में सीन का बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। चलिए आगे एक आध शब्द और हम ले रहे हैं, जैसे हम कहते हैं स्मेल, है ना, गमकना, महकना, ये सब यदि इसका अर्थ है खुशबू देना, तो ऐसी स्थिति में इसका ध्यान रखिएगा कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं। जैसे हम कहें कि द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मीठा महकता है। अब इसको हम ध्यान दें तो गुलाब की खुशबू मीठी होती है, ये उसका लक्षण है ना, नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है।
द रोज स्मेल्स स्वीट। तो एक तो हमने इसका लक्षण के आधार पर बताया कि इसका लक्षण है, ठीक है, और दूसरे सेंस में हम समझने की कोशिश करें तो यह भी हमको समझ में बात आती है कि यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो द रोज स्मेल्स स्वीट हम नहीं कहेंगे कि द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, ये प्रयोग हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से टेस्ट, स्वाद देना, स्वाद मिलना आदि अर्थ यदि इसका होता है, टेस्ट तो ऐसी स्थिति में ये नेचुरल एबिलिटी, ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग इसका नहीं बनाते हैं। जैसे हम कहें कि शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठा स्वाद देती है, अर्थात चीनी का ये गुण है, चीनी का ये लक्षण है ना। तो स्वाद लेने का काम यद्यपि हम करते हैं, है ना, लेकिन यहां इसका निहित अर्थ होता है कि चीनी मीठा स्वाद देती है। तो इसको फिर हम दूसरे एंगल से देखें तो यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है? क्योंकि शुगर का यह नेचुरल गुण है, नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका हम कॉन्टिन्यूअस टेस्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन स्मेल और टेस्ट को फिर अब हम एक बार देखेंगे किस रूप में। तो ध्यान रखिएगा कि स्मेल का एक अर्थ सूंघना भी होता है, और टेस्ट का एक अर्थ चखना भी होता है। तो जब स्मेल का अर्थ सूंघना है या टेस्ट का अर्थ चखना है, तो इसमें फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है, और यह काम अक्सर हम लोग कब करते हैं? जब हम किसी चीज का गंध का पता लगाना चाहते हैं या किसी चीज का स्वाद का पता लगाना चाहते हैं। तो स्वाद क्या हो, वहां हमारा नेचुरल एबिलिटी नहीं है, बल्कि हम उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फिजिकल फोर्स हमारा उसमें शामिल होता है ना। और सूंघने के क्रम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्मेल कैसा है, या जीभ पर रखकर आप उसको खाने चबाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, और जब ये अर्थ में स्मेल या टेस्ट इस्तेमाल होता है तब इसका बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। जैसे हम कहें कि शी इज स्मेलिंग द मिल्क, वह दूध को सूंघ रही है। अब क्लियर है कि इसका मतलब है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दूध सही है या नहीं है ना। ऐसा नहीं वो खराब हो चुका है, कुछ खट्टापन उसमें आ गया है, तब आप इसको स्मेल करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं। इंप्लाइड इसमें ये चीज आया हुआ है, लेकिन थोड़ा हम आगे बढ़ा दें। शी इज स्मेलिंग द मिल्क, सूंघ रही है। क्यों सूंघ रही है? टू नो, यह जानने के लिए, दैट, टू नो वेदर। चलिए थोड़ा सा सेंटेंस को हम यहां चेंज करें। वेदर इट इज फ्रेश और नॉट, वेदर इट इज फ्रेश और नॉट, कि यह ताजा है या नहीं, है ना। तो वह दूध को सूंघ रही है यह जानने के लिए कि यह ताजा है या नहीं। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस तरह समझिए कि स्मेलिंग के बदले हम यह चाहते तो टेस्टिंग का प्रयोग भी कर सकते थे कि शी इज टेस्टिंग द मिल्क, दूध को चख रही है यह पता लगाने के लिए कि यह ताजा है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल बनेगा, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल बनेगा। तो ये कुछ हम सामने देखें। अब चलिए अब हम देखना चाहेंगे फील को, कि फील क्या कर रहा है। लगता है कि फील का अर्थ जब है महसूस होना, मालूम पड़ना, लगना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसका
कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। सॉरी, कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग नहीं बनाते। अब ये नेचुरल एबिलिटी, ध्यान रखना है, नेचुरल एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम कहें कि वुड फील्स हार्ड, लकड़ी कड़ी मालूम पड़ती है, कड़ी महसूस होती है, कड़ी लगती है, ये सभी हिंदी हम लोग लेते हैं। तो क्या है, वुड का ये नेचुरल एबिलिटी है हार्ड होना, और इसको हम फील करते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो यहां हम नहीं कहेंगे कि वुड इज फीलिंग, है ना, ये प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसी तरह से फील का ध्यान रखिएगा, यदि फिजिकल या मेंटल कंडीशन बताने के लिए प्रयोग किया जाए, फील फिजिकल या मेंटल कंडीशन, तो ऐसी स्थिति में इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल पॉसिबल है। और जिस वाले ये कि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से क्वेश्चन करता है कि हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ, अब तुम कैसा महसूस करते हो, हाउ डू यू फील नाउ। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। इसका मतलब है कि पेशेंट आंसर देगा तो वो सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करेगा, और वो कह सकता है कि आई फील बेटर नाउ, अब मैं बेहतर महसूस करता हूं। तो क्लियर है कि इन दोनों वाक्यों में यदि नोटिस करें तो क्वेश्चन या आंसर, इन दोनों में हमने प्रयोग किया है सिंपल प्रेजेंट का। तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर यहां पेशेंट से उसकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन समझने की कोशिश कर रहा है, और ऐसी स्थिति में वो सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन करता है, सिंपल प्रेजेंट में आंसर भी उसको मिल जाता है। लेकिन यह यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्वेश्चन करता, यदि कहता डॉक्टर अपने पेशेंट से कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि पेशेंट यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आंसर करेगा, और वो कहेगा कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में हम नोटिस करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग है, और ये दोनों वाक्य हमारे ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको थोड़ा सा अंतर समझते हुए आपको प्रयोग करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि कहां सिंपल टेंस पॉसिबल है, कहां कॉन्टिन्यूअस टेंस पॉसिबल है, और अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक आध वर्ब और हम लेंगे, जैसे थिंक। अब इस वर्ब को हम लें तो थिंक का एक अर्थ, ऐसे हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सोचना, है ना, लेकिन यह अर्थ भी इसका होता है महसूस करना। और ऐसी स्थिति में हमने बताया था कि यह फील या बी ऑफ द ओपिनियन, विचार का होना, इतना कि यह बराबर होता है, और इतना के बराबर होता है इसका मतलब है कि यह कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाता है। जैसे हम कहें कि आई थिंक, मतलब आई फील, मतलब आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट ही विल वॉन्ट दिस, सॉरी, he will win this election। तो
आई थिंक, मैं सोचता हूं, अब ये सामान्य हिंदी दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है कि मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूं, अर्थात उसकी स्थिति अच्छी है, ये मैंने अनुभव किया है ना। तो आई थिंक, उसे आई फील और एम ऑफ द ओपिनियन, मैं इस विचार का हूं, अर्थात मेरा ही विचार है, हो सकता है दूसरा आदमी सहमत ना हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति जब बनती है, यू थिंक, फील, बी ऑफ द ओपिनियन, है ना, ये सब अर्थ यहां इंप्लाइड है। तो थिंक का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा, फील का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम थिंकिंग या आई एम फीलिंग दैट ही विल विन दिस इलेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां फिर जो है आई एम थिंकिंग या आई एम फीलिंग, ये प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन थिंक का एक अर्थ देखिएगा होता है कॉन्सिडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ, की संभावनाओं पर विचार करना। कॉन्सिडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ, की संभावनाओं पर विचार करना। तो जब यह अर्थ इसका होता है तो इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं से आप मानसिक वर्क शुरू कर रहे हैं, है ना, चिंतन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि किसी भी चीज पर आप चिंतन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यहां ये नेचुरल एबिलिटी नहीं रह गई, है ना, इसमें आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एनर्जी आपकी लगने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, हम लोग इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल बनाते हैं। जैसे हम कहें कि ही इज थिंकिंग to settle in Delhi. He is thinking to settle in Delhi. इसका मतलब क्या निकल जाएगा कि वह दिल्ली में अस्थायी तौर पर निवास करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। ठीक है, और दिल्ली में अस्थायी रूप से निवास करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इसका तो वो चिंतन कर रहा है कि वहां जाना ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, वहां सेटल करना ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, जिस जगह को हम छोड़ना चाहते हैं सॉरी उस जगह के रिस्पेक्ट में उसकी क्या स्थिति बनेगी, मतलब पूरी प्रक्रिया चिंतन की चली गई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल होता है। और अर्थ जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां थिंकिंग का अर्थ चिंतन करना, है ना, संभावनाओं पर विचार करना, यह अर्थ लेकर ये बैठा हुआ है। तो इस तरह से कुछ वर्ब्स की चर्चा हमने की है, कुछ और वर्ब्स की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज यही हम छोड़ेंगे डिस्कशन, ठीक है, और इन चीजों को फिर आप बढ़िया से देखिए, तो अगले क्लास में फिर कुछ चीज समझा देंगे। लेकिन वही है कि आप लोग यदि खुद सिंसियर हो पाइएगा तभी मेरे सिंसियर होने का कोई मतलब निकलेगा, अन्यथा पता लगा कि मैं सिंसियर और आप लोग सिंसियर नहीं है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। खैर, इस वीडियो के अंत में फिर इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सके और बहुत सीरियसली काम आप कर पाइएगा, तभी कॉम्पिटिशन में आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो पाएगा। जो कि मैं पहले भी कभी बताया हूं, कॉम्पिटिशन में एक एक अंक का महत्व होता है और एक एक अंक प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत कैजुअली लीजिएगा कि चलो निकल जाएगा, है ना, तो ये इंग्लिश आपको निकलने नहीं देगा। क्योंकि जब आप वीडियोस मेरे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि वास्तव में
आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है ना। वो सुपरफिशियल जानकारी रख के प्रोफेशन निकालना चाहिएगा, नहीं निकलेगा। तो आज यही तक, अगले लेक्चर में फिर हम कुछ और जो वर्ब्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और वर्ब्स की चर्चा के बाद में तब फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स।